नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र विषय से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी-एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा बिहार पीजीटी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है वह करों के संबंध में पूछा गया है। अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है पूछा गया है। संपत्ति पर, कंपनी के लाभ पर, व्यक्तिगत आय पर, वस्तुओं पर। तो अप्रत्यक्ष कर जो है वह वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। तो डी ऑप्शन एक का सही आंसर हो जाएगा, डी, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। क्या अप्रत्यक्ष कर है? सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है, कर उस व्यक्ति द्वारा ना दिया जाए बल्कि दूसरे पर टाल दिया जाए, तो ऐसे कर को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। या कह सकते हैं जिस व्यक्ति का कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति पर होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। कराघात क्या है? अब कराघात सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है उसे कराघात कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कराघात कर का आरंभिक मौद्रिक मूल्य कहलाता है और करापात कर का अंतिम मौद्रिक मूल्य कहलाता है। तो जिस व्यक्ति पर कराघात एवं करापात अलग अलग व्यक्ति पर पड़ता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसके अलावा जो कर विवर्तन योग्य होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात की जाए अप्रत्यक्ष करों के, तो सीमा कर, उत्पाद कर, सेवा कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर एक का हो जाएगा, डी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित किया गया था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना दिसंबर 2004 में की गई थी। 5 बी सही है, 2 का सही आंसर बी है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, कर विवर्तन हो सकता है आगे की ओर, पीछे की ओर, ना तो ए ना तो बी, ए तथा बी दोनों सही। तो कर विवर्तन आगे और पीछे दोनों की तरफ हो सकता है, डी ऑप्शन सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, यदि मांग पूर्णतः बेलोच हो तब कर का संपूर्ण भाग पड़ेगा क्रेता पर, विक्रेता पर, क्रेता तथा विक्रेता पर समान रूप से, क्रेता पर कम तथा विक्रेता पर अधिक। क्या पूछा गया है? यदि मांग पूर्णतः बेलोच हो, पूर्णतः बेलोच हो, यदि मांग पूर्णतः बेलोच का मतलब हुआ ई बराबर अगर 0 है तो कर का संपूर्ण भाग क्रेता पर पड़ेगा, और अगर ई बराबर अनंत है या मांग की लोच पूर्णतः लोचदार है, ई बराबर अनंत है, तो कर का संपूर्ण भाग इस पे विक्रेता पर पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया है यदि मांग पूर्णतः बेलोचदार है तब कर का संपूर्ण भार किस पे पड़ेगा? तो क्रेता पर पड़ेगा। और या इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब मांग वक्र वाई अक्ष के समानांतर है तब कर का संपूर्ण भाग क्रेता पर पड़ेगा, और जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है तब कर का संपूर्ण भाग विक्रेता पर पड़ेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो कर का संपूर्ण भाग किस पे पड़ेगा? तो यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो कर का संपूर्ण भाग विक्रेता पर पड़ेगा, तथा यदि मांग की लोच इकाई से कम है तो कर का संपूर्ण भाग क्रेता पर पड़ेगा। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्णतः बेलोचदार मांग पर कर का संपूर्ण भाग कौन वहन करेगा? पूर्णतः लोचदार मांग पर कर का संपूर्ण भाग कौन वहन करेगा? और मांग की लोच इकाई से अधिक है तो कर का संपूर्ण भाग किस पर पड़ेगा? और मांग की लोच इकाई से कम है तो कर का संपूर्ण भाग किस पे पड़ेगा? अगला जो क्वेश्चन है वह है 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसका 4 का जो सही आंसर है ए हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, कर लगाने का मुख्य उद्देश्य है सरकार का वित्त पोषण करना, धन संचय को रोकना, काले धन को कम करना, उपयुक्त तो सभी। तो कर लगाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का वित्त पोषण करना, अर्थात सरकार के राजस्व में वृद्धि करना कर लगाने का मुख्य उद्देश्य है। कर मुख्य रूप से सरकार
कर मुख्य रूप से सरकार, अनिवार्य भुगतान और संतुष्टि की प्राप्ति, इन 3 चरों से मिलकर बनता है। अर्थात कह सकते हैं कर एक अनिवार्य भुगतान है जिसका निर्धारण सरकार करती है और इसके भुगतान से किसी भी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो कर क्या है? एक अनिवार्य भुगतान जिसका निर्धारण सरकार करती है और इसके भुगतान से किसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। कर सरकारी राजस्व का रूप है जिससे सरकार का राजस्व बढ़ता है। इससे अर्थव्यवस्था को नियमित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, उच्च आर्थिक समृद्धि, संसाधनों का कुशलतम आवंटन, कीमत स्थिरता और असमानता जैसे उद्देश्यों को कर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि कर को राजकोषीय नीति का यंत्र माना जाए तो इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रबंधित भी किया जा सकता है। तो यह कर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है 6 नंबर क्वेश्चन। कर भार के सिद्धांत को दिया था पिगू, डाल्टन, मार्शल, कोई नहीं। तो कर भार के सिद्धांत को प्रोफेसर डाल्टन द्वारा दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है 7 नंबर क्वेश्चन। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है निवेश में वृद्धि, कच्चे माल में कमी, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण है जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और वह वृद्धि वस्तु की लागत में आने वाली वृद्धि से होती है। तो लागत में आने वाली वृद्धि यहाँ कच्चे माल की कमी है। अगर कच्चा माल कम होगा अर्थव्यवस्था में तो वस्तु की लागत क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसी लागत में जब वृद्धि होती है तो इसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। या कह सकते हैं जब वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत में वृद्धि के कारण कीमत स्तर बढ़ती है तो उसे लागत जन मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मजदूरी जन मुद्रास्फीति, लाभ जन मुद्रास्फीति इसके एग्जाम्पल हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। स्मार्ट मुद्रा संबंधित है बैंकों का नगद, बैंकों के पास नगद, लोगों के पास नगद, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। तो स्मार्ट मुद्रा जो है वह क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। 8 का सही आंसर सी है। 9 प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। तो 9 का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन। बेसल थर्ड का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है बेसल थर्ड का? बैंकों की गैर निष्पादित अस्तियों से, बैंकों की जमाओं से, बैंक साख से, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से। तो बेसल थर्ड का संबंध बैंकों की पूंजी पर्याप्तता से है। बेसल की अगर संपूर्ण बात की जाए तो बेसल मानक समझौता सर्वप्रथम 1988 में बेसल दिशा निर्देश केंद्रीय बैंक के एक समूह द्वारा तैयार किए गए थे जिसे बैंकिंग पर्यवेक्षक पर बेसल समिति कहा गया। और बेसल समझौता मुख्य रूप से वित्तीय प्रणाली के जोखिमों पर आधारित हैं। बेसल से ये बेसल फर्स्ट 1988 में ही लागू किया गया था और बेसल सेकेंड 2004 में लागू किया गया। बेसल सेकेंड का उद्देश्य बेसल सेकेंड में न्यूनतम पूंजी आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है और बैंकों की अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए पूंजी का एक निश्चित अनुपात बनाए रखने के लिए बाध्य करती है। बेसल थर्ड जो है वह 2019 में लागू किया गया था और जिसके 3 स्तंभ हैं। बेसल थर्ड के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? बाजार अनुशासन, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया और न्यूनतम पूंजी आवश्यकता कार्यक्रम बेसल थर्ड के मानक हैं। तो बेसल थर्ड जो है वह बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से संबंध रखता है। डी ऑप्शन सही है। 10 का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा सही युग्म नहीं है? आरबीआई बैंकों का बैंक सही है। एफसीआई वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय सहायता देना। ये एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो यह सही नहीं है, बी सही नहीं है। अगला सी आईडीबीआई औद्योगिक संस्थाओं का वित्तीयन, यह भी सही है। और एग्जिम बैंक आयात और निर्यात का वित्तीयन, यह भी सही है। तो ए, सी और डी सही है, बी गलत है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन।
भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, नाबार्ड। तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या कह सकते हैं भारत का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति बनाता है। अगर मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की बात की जाए तो अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन 3 उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। अल्पकालिक उद्देश्यों में कम और स्थिर मुद्रास्फीति को प्राप्त करना मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य रहता है। मध्यमकालीन उद्देश्यों के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना मौद्रिक नीति का उद्देश्य रहता है, और दीर्घकालीन लक्ष्यों में समावेशी विकास की प्राप्ति करना मौद्रिक नीति का उद्देश्य रहता है। मौद्रिक नीति के उपकरणों या अस्त्रों में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक 2 प्रकार के उपकरण हैं, जिसमें बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर, खुले बाजार की क्रियाएं, रेपो अनुपात, रिवर्स रेपो अनुपात आदि को शामिल किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है तो आरबीआई ए ऑप्शन में है, 12 का सही आंसर ए है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत स्थिर रहते हैं, समान दिशा में बदलते हैं, विपरीत दिशा में बदलते हैं, सभी सही हैं। तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत विपरीत दिशा में बदलते हैं। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, जिसी को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य कम होता है और वस्तु की मूल्य बढ़ता है तो ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। और इनमें क्या होता है? विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है मुद्रा के मूल्य और वस्तु की कीमत में। तो सी सही है 13 का। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा का कार्य है मूल्य मापन, विनिमय का माध्यम, मूल्य संचय। ए, बी तथा सी सभी सही हैं। तो मुद्रा का कार्य मूल्य मापन भी है, विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य संचयन भी है। तो ए, बी और सी तीनों सही हैं। डी ऑप्शन सही है 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में मुद्रा से तात्पर्य है मांग जमाएं, सिक्के व कागजी मुद्रा, इनमें सभी। तो वर्तमान में मुद्रा से तात्पर्य मांग जमाएं, सिक्के और सिक्के व कागजी मुद्रा, इनमें से सभी से डी सही है 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने दिया था? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है 16 नंबर क्वेश्चन में। एक तरफ ब्याज के सिद्धांत दिए हैं सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में उन ब्याज सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्रियों के नाम दिए हैं। किस अर्थशास्त्री ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसको सही क्रम में मिलाना है। तो ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किन्स द्वारा दिया गया था? तो ए का जो मिलान होगा सेकंड से होगा, ए का मिलान सेकंड से। अगला बी नंबर, समय का त्याग सिद्धांत, तो समय का त्याग सिद्धांत सीनियर द्वारा दिया गया था। बी का मिलान हो जाएगा 1 से। सी, ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत, तो ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत फिशर द्वारा दिया गया था। 3 का मिलान हो जाएगा 4 से। और ब्याज का ऑस्ट्रियाई सिद्धांत बावर्क द्वारा दिया गया था, 3 से मिलेगा। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 बी, सी ऑप्शन में सी सही है। 16 का सही आंसर सी है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, लाभ का लगान सिद्धांत विकसित किया गया? हाले द्वारा, वाकर द्वारा, क्लार्क द्वारा, मार्शल द्वारा। तो लाभ का लगान सिद्धांत प्रोफेसर वाकर द्वारा दिया गया था। वाकर बी ऑप्शन में है, बी सही है 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कुल आगम बराबर बिक्री इकाइयाँ गुणे सीमांत आगम, कुल आगम बराबर बिक्री इकाइयाँ गुणे औसत आगम। तो कुल आगम बिक्री इकाइयाँ गुणे औसत आगम ही होगा, बी सही 18 का। 19, सीमांत आगम को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है? तो सीमांत आगम, सीमांत उपयोगिता, इन सबको ज्ञात करने का सूत्र होता है TRN-1। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा MR ज्ञात करने का, सीमांत आगम ज्ञात करने का एक सूत्र है डेल्टा TR अपान डेल्टा Q एक्स, अर्थात कुल राजस्व में परिवर्तन की दर को सीमांत राजस्व या रेवेन्यू कहा जाता है, या सीमांत आगम कहा जाता है। तो इसका 9-19 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। एक्स अक्ष पर डिमांड और सप्लाई दिया गया है और वाई अक्ष पर
प्राइस दिया गया है। डिमांड, मांग और पूर्ति एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं जहाँ पर संतुलन होता है, और ऐसे संतुलन को आंशिक संतुलन कहा जाता है। आंशिक संतुलन सी में सही है, 20 का सी सही है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल होता है। एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल 0 होता है। किसी प्रकार ये है TFC, टोटल फिक्स्ड कास्ट, जो स्थिर ढाल या शून्य ढाल का होता है। 21 का सही आंसर ए है। 22, सामान्य मांग फलन का ढाल कैसा होता है? तो सामान्य मांग फलन का ढाल भी ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं की तरफ नीचे गिरता हुआ होता है, जो मांग एवं कीमत के बीच संबंध की बात करता है। बी सही है 22 का। 23, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा दी थी। मार्शल ने, एजवर्थ ने, रिकार्डो ने, किन्स ने। तो उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई थी। ए सही है 23। 24, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पीगू, मार्शल, सैमुअल्सन, रॉबिन्सन। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर सैमुअल्सन हैं। यह बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री का नाम बताइए। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन है प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री। तो 24 का सही आंसर सी है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 24 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आयोजित अर्थशास्त्र की TGT, PGT, LT, GIC की परीक्षाओं के पेपरों से लिए गए हैं, और यहाँ से आगामी परीक्षा में भी क्वेश्चन मिलने की संभावना है। तो